गुड इवनिंग। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मेरी आवाज आ रही है? सारे बच्चे एक बार ज्वाइन कर जाएं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है? गुड इवनिंग कविता। गुड इवनिंग जगन्नाथ। नमस्ते लक्षण। हम्म। अरे अरेंजमेंट करते करते ही समय निकल जाता है ना। समय ही तो नहीं रुकता, हम रुक जाते हैं। वैसे भी कोई बात नहीं, ये तो छोटे थिंकर है। रीजन क्या है कि हम इनको बहुत कम पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग इनको यूनिट 1 में जस्टिस को पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। और जैसे हम अब जानते हैं, आप जानते होंगे कि थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने दी है? तो शुरू करते हैं, सारे बच्चे आ जाएंगे, ठीक है? नमस्ते प्रांजलि। हम्म। हाँ बिल्कुल, ज्ञान के पर्दे वाले। और छोटी सी इनकी जो बुक्स है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, क्योंकि यूनिट 1 हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पे थिंकर पढ़ेंगे और वहां पे हम लोग वो जस्टिस को मेन पढ़ेंगे, इसकी वजह से इनको हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए। तो ये हमारे लास्ट थिंकर है, जैसे हम सब जानते हैं। और इनका जो डेथ हुआ है ना, वो कब है कौन जानता है? कितने बच्चे होंगे? ऑलमोस्ट हम सब इनके समय में थे, है ना? राइट, राम लखन। 2002 में इनका डेथ हुआ है, तो ये अभी के थिंकर हैं। सोचो, इन बाद भी तो कोई थिंकर आएंगे ना, जो रिलेट कर पाएंगे। इसी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग भी पढ़ रहे हैं, हम लोग अच्छे से रिसर्च कर सके कि चीजें बाहर मिल गए हैं, है ना? अब देखिए, पहले के जो थिंकर्स थे उन्होंने बहुत सारी थिंकिंग्स की थॉट्स दिए, तो वो क्योंकि पहले के समय था। लेकिन अभी भी वो थिंकर्स, हाँ, अभी भी ये थिंकर आगे भी थिंकर्स होंगे, आगे भी अपनी थ्योरीज देंगे। तो हम लोग को वैसे पढ़ना है कि हम चीजें समझ सके, उनके बारे में रिसर्च कर सकें, क्योंकि हमें भी आगे चल के रिसर्च करना है, रिसर्च पेपर तैयार करना है। हमारा मकसद बस ये नहीं है ना कि जेआरएफ क्लियर हो गया, काम खत्म। गुड इवनिंग मधु। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहले इनका पूरा नाम है जॉन ब्रोडो लेड रॉल्स। पूरा नाम एक बार जान लीजिएगा, आता तो है नहीं ऐसे कि जॉन रॉल्स का पूरा नाम क्या है। कभी भी यूजीसी इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये हम सबको पता चल गया है। जो लोग पुराने स्टूडेंट्स उनको पता हुआ, ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं।
इनका जन्म हुआ था फरवरी 21 और 1921 में, ठीक है, अमेरिका के मैरीलैंड में, और डेथ हुआ था 81 एज में, इनका डेथ हुआ था 2002 में। इन्होंने बहुत सारी थिंकिंग, बहुत सारे अपने थॉट्स दिए हुए हैं। लैंगिस्टन में इनका डेथ हुआ था। क्लियर? ये याद करने वाली चीज है। अब वह आधुनिक उदारवादी परंपरा में एक अमेरिकी नैतिक, कानूनी और राजनीतिक दार्शनिक थे। रॉल्स को 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली राजनीति दार्शनिकों में से एक बताया गया है, ठीक है। ये एक उदारवादी थे, राजनीतिक दार्शनिक थे, और दूसरा 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली राजनीतिकों में से इनको एक माना जाता है। He was an American moral, legal and political philosopher in the modern liberal tradition. Rawls has been described as one of the most influential political philosophers in the 20th century. ये बस जानने के लिए इनके बारे में। अब ये एक नाम आ रहा है विल कमलिक, ठीक है। अब ये भी एक थिंकर हैं, ठीक है, फिलोसफर हैं। इन्होंने क्या लिखा था जॉन रॉल्स के बारे में? 1990 में विल कॉमलिका, ये नाम याद रखिए, ने इस क्षेत्र में परिचय में लिखा था कि यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि नियामक राजनीति दार्शनिक का हाली पुनर्जन्म 1971 में जॉन रॉल्स के ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के प्रकाशन के साथ हुआ था। अब आप एक बताइए कि पहले कौन से ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने जस्टिस के बारे में बात की है? सबने पढ़ा है, सारे लोग कमेंट करेंगे। In 1919, Will Komlicka wrote his introduction to the field that it's generally accepted recent rebirth की बात ही है यहाँ पे, of normative political philosophy begin with the publication of John Rawls A Theory of Justice in 1921। पहले ऐसे कौन से थिंकर थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया है? वेरी गुड। तो राम लखन बताया। वेरी गुड प्रकाश। मधु वेरी गुड। अब इसमें क्या है इंटरेस्टिंग? इंटरेस्टिंग ये है कि एक सेकेंड, इंटरेस्टिंग ये है कि जस्टिस की बात प्लूटो ने की थी। उसके लगभग 2300 साल बाद जॉन रॉल्स आए। इन्होंने थ्योरी दी
जस्टिस जस्टिस ऑफ थ्योरी दी। और जस्टिस ऑफ थ्योरी आने के बाद ही राजनीति को एक अपना नया रास्ता मिला था। इसके पहले क्या हो रहा था, जितने भी थिंकर्स आए थे प्लूटो के बाद या फिर लॉक के बाद, ठीक है, हम लोगों ने जो लास्ट थिंकर पढ़ा था उसके बाद जितने भी थिंकर्स थे वो राजनीति को उतना महत्व नहीं दे रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, राजनीति अपने आप क्या हो रही थी, ध्वस्त हो रही थी, गिरते जा रही थी, क्योंकि महत्व लोग नहीं दे रहे थे। उसके बाद इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसके वजह से जो राजनीति आई, तो इसीलिए इनको बोला जाता है राइवल ऑफ जस्टिस, राइवल की बात की हुई है, ठीक है, रीबर्थ की बात की हुई है। राइवल बोला जाता है। क्लियर है ये? क्लियर है ये? सब लोग कमेंट करेंगे। चलिए, अब क्या है, अब हम लोग सीधे क्या पढ़ेंगे, जॉन रॉस के वर्क्स को पढ़ेंगे, ठीक है। इन्होंने 2-3 वर्क्स दिए हैं, उन वर्क्स को पढ़ेंगे। वैसे इन्होंने लिखी बहुत सी किताबें हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग को कुछ इनके मेन बुक्स है उसको पढ़ना है। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि इन्होंने कौन सी थ्योरी ऑफ, उसकी बुक्स भी लिखी थी और इन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस दी थी। आप लोग बताइए कि इनका तब ऑब्जेक्टिव क्या था। हम लोग हर क्लास में जानते हैं ना कि ऑब्जेक्ट, हर एक थिंकर का एक ऑब्जेक्टिव होता है। इन थिंकर का क्या ऑब्जेक्टिव था, आप लोग सोच के बताओ, कमेंट कीजिए। सारे बच्चे कमेंट करेंगे। थोड़ा जल्दी करेंगे। उन्होंने सिद्धांत तो दिया था, लेकिन मैं क्या पूछ रही हूँ, ऑब्जेक्टिव क्या था। जैसे कि कोई, हम लोग ने माओ को पढ़ा था, माओ क्या चाहते थे, चीन में, चीन से संबंधित था ना उनका जो भी था। हाँ, और उन्होंने वो चाहते थे कि एक न्यायपूर्ण समाज बने, ठीक है, ऐसा समाज बने जिसमें क्या हो, न्याय हो, जस्टिस हो, ठीक है। तो ये चीज क्लियर रखिएगा। सबको समझ में आया? अब इनके जो वर्क्स है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय के लिए विषय पर उदारवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसे निष्पक्षता के रूप में न्याय का नाम दिया गया है। उदारवाद क्या होता है, कमेंट कीजिए, किसे पता है। उतने दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं उदारवाद। राम लखन मधु, प्रकाश, प्रांजलि, क्योंकि ये क्लियर करते जाएंगे, साथ में रिवीजन भी करते जाएंगे। इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, जस्टिस ऑफ फेयरनेस, इस पे इन्होंने किताब भी लिखी है। तो इन्होंने क्या किया
कि अपना जो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसको क्या किया कि प्रस्तुत प्रस्तुत किया जस्टिस ऑफ फेयरनेस के लिए। सब लोग कमेंट करेंगे। और फटाफट इतना टाइम लगता है कमेंट करने में। हाँ, इन्होंने इक्वालिटी की बात की है, समानता की बात की है, इनकी जितनी इन थ्योरीज में भी आपको लगेगा। हाँ, वेरी गुड जगन्नाथ राम लखन। और ये सेम सब चीजें हैं हम लोग जस्टिस में पढ़ेंगे, जब हम लोग यूनिट 1 पढ़ेंगे, इसे अभी क्लियर हो जाएगा तो उस समय ना, क्योंकि अभी तो हम लोग बस एक थिंकर को पढ़ रहे हैं, उस समय जस्टिस में और भी थिंकर्स आएंगे जिन्होंने जॉन रॉल्स को क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है ना। कुछ लोग समर्थक होंगे, कुछ लोग विरोधी होंगे, तो उसको हम लोग को पढ़ना है। क्लियर है ये सबको? और इन्होंने अपनी जितनी भी किताबें लिखी है ना, उन किताबों में अक्सर ये होता है कि इन्होंने जैसे थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखा, ठीक है, तो उसके बाद किसी थिंकर को क्रिटिसाइज कर दिया, हाँ, तो फिर उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, जस्टिस फेयरनेस, फिर इनको किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, इनके किसी मित्र ने, तो फिर इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल लिबरलिज्म लिख दिया। ऐसे ही ये धीरे धीरे चीजों को लिखते हैं, अपनी बातें रखते हैं, जो मैंने ये थ्योरी दी है वो सही है। अब जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं वही है, रॉल्स के उपयुक्त कार्य न्याय के विषय पर विश्व के लिए एक अविस्मरणीय योगदान है। जस्टिस के बारे में जब बात हुई, इसके पहले इतने जस्टिस को वैल्यू नहीं दी जा रही, इसीलिए बोला है कि पूरे वर्ल्ड में, विश्व में, इसीलिए तो हम इनको पढ़ रहे हैं ना, वरना हम इनको क्यों पढ़ते। The above mentioned work of Rawls in the unforgotten contribution to the world on the subject of justice. और रॉल्स ने इस सिद्धांत में जो थ्योरी ऑफ जस्टिस दी, उसी में राजनीतिक सिद्धांत और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किया। तो इसीलिए हम लोग, जैसे मैं आपको बता रही थी कि राइवल की बात हुई है, इससे पहले जितने भी थिंकर्स थे वो क्या कर रहे थे, राजनीति को गिराने में लगे हुए थे। क्यों गिराने में लगे हुए थे, आप लोग बताओ, पिछले जो थिंकर रहे उनसे रिलेट करके बताइए। थोड़ा जल्दी। देखिए, एक चीज है, या तो आप लोग बोलो कि परेशानी होती है, या आप लोग बोलो कि पसंद नहीं है क्योंकि लगता है कि गलत बोल देंगे। आप लोग जब तक अपना विचार नहीं दोगे ना, आप लोग खुल के फिर नहीं आओगे। आप लोग को भी एक अपना थॉट प्रोसेस ही देना है। अच्छा, जेआरएफ क्यों चाहिए? इसीलिए चाहिए ना कि
आप लोगों को अपना दर्शन लिखना है, रिसर्च पेपर तैयार करना। रिसर्च पेपर क्या होता है? वही होता है कि आप अपने किसी एक पीएचडी करोगे मान लो, तो उसमें आप अपनी थिंकिंग दोगे और आप यहाँ पे फिर नहीं दे पाओगे तो कैसे कर चलेगा? हाँ, बिल्कुल। पूंजीवाद आ गया था, राम लखन सही बोल रहे हैं। पूंजीवाद क्या आ गया था? आधुनिक युग में आ गया था। वहां पे भी राजनीति को उतना महत्व नहीं दे दिया जा रहा था, क्योंकि जो भी पावरफुल लोग थे वही राजनीति में रह रहे थे। और दूसरी चीज, पहले धर्म था, है ना? तो ये राजनीति धीरे धीरे गिर रही थी। तो जब थ्योरी ऑफ जस्टिस आया तो उसके बाद क्या हुआ? इसलिए तो मैं वेट करती हूँ ना। थ्योरी ऑफ जैसे ही जस्टिस आया तो क्या हो गया? जो राजनीति है उसका क्या हो गया? रीबर्थ हो गया। ये रीबर्थ और राइवल याद रखिएगा, ठीक है? पूर्व जन्म, ये वर्ड याद रखिएगा। वर्ड पूछ सकता है कि क्यों हुआ था, ठीक है? This theory of roles was made important changes in the field of political theory and philosophy. रॉल्स के उपयुक्त सिद्धांत में स्वतंत्रता, इन्होंने स्वतंत्रता पे बात की है। समानता, इक्वलिटी, अभी हम लोग ने बोला। न्याय व अधिकार के मुद्दे पर समाज में नवीन बहस को जन्म दिया, ठीक है? अब ये समझाने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। The above mentioned theory of roles gave rise a new debate in the society on the issue of freedom, equality, justice and right. क्लियर है ये? और अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि एक ही बात ये बोले जा रहे हैं, ये इनका जो मुद्दा है ना पूरा थ्योरी देने का यही है, इन्हीं पे बात चर्चाएं चलेंगी। स्वतंत्रता पे बात करेंगे, समानता पे बात करेंगे, न्याय और अधिकार पे बात करेंगे, समाज पे जो भी मुद्दे हैं उस पे बात करेंगे, ठीक है? और उसी के इर्द गिर्द इनका जो भी थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो घूमेगा। देखिए, जैसे मैंने अभी बता दिया है आप लोगों को, सेम चीज वही लिखा है कि इनके अलावा जितने भी लोग थे जिन्होंने अपने सिद्धांत दिए थे, वो क्या कर रहे थे? राजनीतिक को क्या कर रहे थे? पतन का कारण बन रहे थे। पतन समझते हैं ना? पतन क्या होता है? डिक्लाइन का कारण बन रहे थे, खत्म खत्म होने का कारण बन रहे थे। लेकिन ये जब आए, इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी, इसकी वजह से राजनीति का क्या हो गया? रीबर्थ हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, द थ्योरी वर्क to convert the decline in the field of political theory into rise. हम विभिन्न विषयों पर रॉल्स ने न्याय के विषय से संबंधित विचार प्रकाशित किए। इन्होंने छोटे छोटे लेटर्स के जरिए, ठीक है, लेखन के जरिए इन्होंने क्या किया है? अपने जो भी लिखा है उसको प्रकाशित किया है। तो जिसमें सबसे पहले क्या आ गया? 1958 एक इन्होंने लिखा था, जस्टिस ऑफ फेयरनेस। और भी बहुत सारे हम लोग अभी उसको देखेंगे। अब देखिए इनकी किताबें हैं, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जस्टिस एज फेयरनेस। अब जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए कि इन्होंने ये एक थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखा, अब इनके जो साथ में जब जो लोग, कुछ लोग सपोर्टर होते हैं और कुछ लोग राइवल होते हैं, हम सब जानते हैं। तो इनके जो राइवल्स हैं इन्होंने क्या किया? इसका आलोचना किया, ठीक है? अब आलोचना किया तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपना जस्टिस ऑफ फेयरनेस किताब प्रकाशित कर दिया। क्लियर? उसके बाद फिर कुछ आलोचना करने वाले लोगों ने इनका आलोचना की इन किताब का, तो उसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल लिबरलिज्म लिखा। तो इन सब में ये क्या कर रहे थे? अपने विचार
को व्यक्त कर रहे थे और जस्टिस ऑफ थ्योरी को क्या ठहरा रहे थे, उचित ठहरा रहे थे, सही ठहरा रहे थे कि राइट है। अब एक चीज नोट कीजिएगा, सब लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि बाद में ये नहीं मिलता है। और निकाल के फिर मेरे को मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। राम लखन एकदम रेडी रहते हैं, ऐसे ही रेडी रहना चाहिए। कल क्या बोल रहे थे राम लखन की सिर्फ 100 डेज बाकी, सोचिए अब 99 हो गया। गुड। तो एक थिंकर है जॉन लॉक, इन्होंने एक थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी थी वो? गुड। डेली हम लोग याद करेंगे कि आज 98 हो गया, 99 हो गया। अब इससे ज्यादा कोई वो नहीं कर सकता एक्टिव। तो जॉन लॉक ने जैसे नेचुरल राइट की बात की थी, सेम इन्होंने ये नाम भी लिया है जॉन लॉक का, इसीलिए याद रखिएगा। सेम जॉन रॉल्स बोलते हैं कि जस्टिस है वो भी नेचुरल होती है। तो इन्होंने नेचुरल जस्टिस की बात की है कि जो भी व्यक्ति होता है ना, उसके अंदर पहले से ही जस्टिस की भावना होती है। ठीक है, मेरी बात सुनिएगा। और उन्होंने ये कहा है कि हर व्यक्ति क्या करना चाहता है, न्याय करना चाहता है, लेकिन कभी कभी वो क्या करता है, अनजस्टिस करता है। और इस किताब की शुरुआती अनजस्टिस से हो रही है, ठीक है। और अनजस्टिस करता है, और वो इसीलिए अनजस्टिस करता है क्योंकि वो किसी दबाव में होता है। डर के कारण दबाव, उन्होंने दबाव वाली बात कही थी, ठीक है। क्लियर है ये? तो जॉन लॉक का नाम याद रखिएगा, इन्होंने ये नाम लिया है, और इनको इन्होंने राइट बोला है कि ये सही थे। इससे पहले किसने जॉन रॉल्स को पढ़ लिया है? लॉक को तो हम सब ने पढ़ लिया है। क्लियर है ये? सब लोग कमेंट कीजिए। बिल्कुल। अब वो कैलेंडर पे एक एक दिन क्रॉस करते जाइए, मोटिवेशन के साथ डिप्रेशन भी होगा। सबको क्लियर है? एक बार कमेंट कीजिए। बट डिप्रेशन भी तो उन्हीं को होता है ना, जो पढ़ते हैं। अब जो नहीं पढ़ रहा है उसको देख के और डिप्रेशन होता है ना, क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, वही चीज है। देखो, डिप्रेशन भी होना जरूरी है। अब एक व्यक्ति जिसको कोई काम नहीं है, उसको क्यों डिप्रेशन हो?
अगर आपके पास कोई गोल है ना, तभी उसके बारे में आप चिंता करते हो, है ना? अगर किसी के पास गोल ही नहीं होगा तो वो चिंता क्यों करेगा? तो ये इस बात से खुश होना चाहिए कि हमारे पास एटलीस्ट गोल है। डिप्रेशन है उसमें भी खुशी मनाइए कि डिप्रेशन है, मैं सोचता हूँ किसी चीज के बारे में, मुझे कोई चीज पानी है। अब देखिए ये हम लोगों ने पीछे भी पढ़ लिया, ये डबल बार लिख दिया। उसके बाद द लॉ ऑफ पीपल में बात हुई है 1999 में। और ये किताब कब पब्लिश हुई थी? द लॉ ऑफ पीपल, किसी को पता है? लिखी तो इन्होंने 1999 में थी। कमेंट कीजिए। एक बार चेक कीजिए तो लॉ ऑफ पीपल कब पब्लिश हुई थी। और एक और इनका है लेक्चर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ मॉरल फिलोसफी, ठीक है, जो 2000 में हुआ था। सबके पास कॉपी पेन है? तो देखिए इन सब किताबों के बावजूद एक और किताब है कलेक्शन ऑफ जर्नल्स, ठीक है। ये किताब इनकी क्या है, इन्होंने जो छोटा छोटा कभी लेटर लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, ठीक है, उसका कलेक्शन बनाया हुआ है। जितनी इन्होंने बातें की हुई है, इनका एक साथ इस बुक में कलेक्शन बना दिया गया है। और इस बुक का नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है। इसके अलावा जितने भी बुक्स हैं इनके, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने ये सारे बुक्स है, ठीक है। और एक और चीज है, इन थिंकर को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा और हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। क्यों पूछिए? क्योंकि ये सबसे लास्ट थिंकर है, अभी के थिंकर है। इनमें से क्वेश्चन आ सकता है और आता है, तो इनको जब यूनिट 1 भी होगा तो थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैम ध्यान से मैंने नहीं पढ़ा और छूट गया। अब देखिए, अब थोड़ा सा बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं कि जॉन रॉल्स ने पॉलिटिकल लिबरलिज्म एक बुक लिखी थी 1993, जो अभी हम लोगों ने देखी। इस बुक के अंदर है क्या, किस चीज के बारे में वो बुक है? तो रॉल्स ने इस सवाल की और रुख किया कि अच्छे जीवन की प्रकृति के बारे में उचित असहमति को देखते हुए राजनीतिक शक्ति को वैध कैसे बनाया जाए। इन्होंने इस बुक में राजनीतिक शक्ति जो है, ठीक है, राजनीति को वैध बनाने की बात की है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग अच्छे जीवन तभी जी पाएंगे जब राजनीति वैध होगी, अच्छे से चलेगी। और इस किताब में उन्होंने इसी की चर्चा की है, तो आइडिया मिल गया। Rawls turned to the question of how political power could be made in legitimate given responsible, reasonable disagreement about the nature of good life। ये क्लियर है? छोटी छोटी सी चीज है। इनकी सबसे बड़ी जो किताब है वो कौन है, जिसके बारे में आप लोगों को बहुत पढ़ना है? टाइप कीजिए तो। सब लोग टाइप करेगा।
वेरी गुड, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, वेरी गुड कविता रामलखन, बिल्कुल। और इसी बेस इन्होंने सबको बनाया है। थ्योरी ऑफ फेयरनेस क्यों लिखा था? क्योंकि इन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखी थी, याद रखिएगा। उसके बाद इन्होंने थ्योरी ऑफ लिबरलिज्म लिखा है, ठीक है। ये रही वो दो बुक, इसी को हम लोग को पढ़ना है। अब जो अभी कुछ देर पहले किसी ने टाइप किया था, अज्ञानता के पर्दे, ये इन्होंने इसके बारे में क्या चर्चा की है, इसको हम लोग को पढ़ना है। लोगों को अज्ञानता के पर्दे के पीछे, ठीक है, वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात की। आप लोग इंग्लिश इसका बहुत सुनते होंगे, या फिर हिंदी भी। अभी किसी बच्चे ने टाइप किया था, शायद राम लखन थे वो, के पीछे एक काल्पनिक मूल्य स्थिति में रखता है, जहां व्यक्ति अपनी इच्छाओं, रुचियों, कौशल, क्षमताओं और वास्तविक संघर्षों के संघर्ष उत्पन्न करने वाली चीजों के बुनियादी ज्ञान से वंचित होते हैं, लेकिन उनके पास वही होगा जिसे रॉल्स न्याय की भावना कहते हैं। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, उसको ये पता नहीं रहता है कि वो उसको क्या चाहिए, ठीक है। उसको अपनी इच्छाओं के बारे में पता नहीं रहता है, अपनी रुचियों के बारे में पता नहीं रहता है, अपने कौशल के बारे में पता नहीं रहता है, ना ही अपनी क्षमता के बारे में पता नहीं रहता है। और इन्होंने ये बोला कि एक इंडिविजुअल को खुद के बारे में भी पता नहीं रहता है, और जो सामने वाला है उसके बारे में भी पता नहीं रहता है। अब आप ही बताओ, इसीलिए इनका आलोचना किया जाता है। मान लीजिए आप दूसरे के बारे में नहीं जान सकते हैं कि दूसरे के अंदर क्या क्षमताएं हैं, उसकी क्या इच्छा है, क्या रुचि है, लेकिन क्या आप अपने अपने बारे में नहीं जानते हैं कि आपको क्या चाहिए? मान लीजिए आपको भूख लगी है ना? तो आपको कितनी रोटी खानी है ये आपको नहीं पता। बताइए, इस बात से आप लोग सहमत है कि नहीं है? अभी हम लोग थोड़ा सा, तब तक मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ, आप लोग टाइप कीजिए, ठीक है। प्ले places people in a imaginary original state behind as wheel of ignorance, where individuals are deprived of basic knowledge of their desire, interests, skills, abilities, and the thing that generate conflict in the real society, but they will have a Rawls can sense of justice। बिल्कुल। अब उनको कुछ पता ही नहीं है, ये वो कह रहे हैं, तो इसीलिए इस बात पे उनका क्या होता है, आलोचना होता है कि हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको दूसरे के बारे में ना पता हो कि उसे क्या चाहिए, लेकिन खुद के बारे में तो हर इंसान को पता रहता है ना कि उसे क्या चाहिए। तो इनका कहना ये है, एक मिनट, हाँ, यही बताते फिर लास्ट में बता देंगे। इनका मानना ये है कि जो व्यक्ति है उसके सामने अज्ञानता के पर्दे लगे होते हैं, और कैसे प्राकृतिक अवस्था में उसको कुछ पता नहीं रहता है कि उसकी क्या इच्छाएं हैं, क्या रुचि है, क्या कौशल है। तो इसी संघर्ष को खत्म करने के लिए क्या कहते हैं कि जॉन रॉल्स ने न्याय का जो सिद्धांत दिया है, उससे क्या होगा, सबको समानता मिल जाएगी, ठीक है। इक्वलिटी की यहाँ पे इन्होंने बात की है। जस्टिस में इन्होंने किस चीज की बात की है, किस चीज की जस्टिस की बात की है? एक तो स्वतंत्रता हो गई, और दूसरी इक्वलिटी हो गई, है ना। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है,
सबसे पहले समानता सिद्धांत, इक्वलिटी प्रिंसिपल, इन्होंने 2 प्रिंसिपल दे दिए थे। 2 प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस क्या होगा, नाम बताइए? देखिए, अच्छा एक नॉर्मल सा चीज बताइए, 2 प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इन्होंने एक थ्योरी दी, 2 प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस की बात की है, तो पहला प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? इक्वलिटी, समानता सिद्धांत। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता की बात की थी इन्होंने, है ना? तो प्रांजलि आपको क्या समझ में आया? हाँ बिल्कुल, लिबर्टी। ठीक है, खाली साइड होगा ना, तब समझ में आएगा। चलिए, सिंपल वे में समझते हैं। हाँ, उसी को मैं अभी पूरे अच्छे से समझा रही हूँ, उसके बाद पीछे वाला तब समझाऊंगी तो समझ में आएगा। इन्होंने बोला कि जो मनुष्य होता है, व्यक्ति होता है, उसके आंखों में क्या लगा रहता है? अज्ञानता का पर्दा। ठीक है, और और उस पर्दे से, उसके वजह से वो क्या होता है, ना ही वो समझ सकता है कि उसे क्या चाहिए। ठीक है, वो अपने अंदर की जो अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयां होती हैं, क्वालिटीज होती हैं, उन सबको नहीं पहचानता है, और इसीलिए क्या होता है, व्यक्ति संघर्ष करता है। ठीक है, और उस संघर्ष से बचने के लिए, उस संघर्ष को खत्म करने के लिए इक्वलिटी की जरूरत है। इसी वजह से उन्होंने अपनी एक सिद्धांत दी, थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसमें इन्होंने इक्वलिटी की बात की है। अब देखिए, एक एग्जाम्पल जो उन्होंने ही दिया था, आप कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं, मैं भूख से एग्जाम्पल को दे रही हूँ। ठीक है, मान लीजिए एक 3 स्टेज में लोग हैं। एक बच्चा है, छोटा चाइल्ड। दूसरा एक यंग, और तीसरा एक ओल्ड मैन है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आगे बताऊं? इनका जो सिद्धांत था, ये कहते थे सबको इक्वली मिलना चाहिए, है ना? इक्वली। अब देखिए, इक्वल में भी इन्होंने ये नहीं बोला है कि आप आंख बंद करके क्या करें, सबको बराबर दे दे। आप उनकी जरूरत के हिसाब से उन्हें दीजिए। मान लीजिए एक बच्चा, आपके पास सिर्फ 4 रोटी है। ठीक है, एक बच्चा है जो एक रोटी खा सकता है, एक बूढ़ा है जो एक रोटी खा सकता है, लेकिन ये जो पर्सन है, उन्हें किस चीज की जरूरत है? हाँ, अवसर की समानता पर बल दिया है। हाँ, यंग पर्सन है, उसको क्या चाहिए? 2 रोटी के भूख चाहिए, तो आप क्या कीजिए, उनके हिसाब से उनको प्रदान कर दीजिए। ठीक है, ना कि ये कि अगर 4 रोटी है तो एक रोटी रख लें और सबको एक एक दे दे। तो यहाँ ये इसकी बात इन्होंने नहीं की है, इस इक्वलिटी की बात नहीं की है। राम लखन जैसे बता रहे हैं, अवसर की समानता पर बल दिया है इन्होंने। ठीक है, जिसको जैसा अवसर होगा, उस हिसाब से उसको चीजें प्राप्त होंगी। ये समझ में आया? क्लियर है?
और ये एग्जाम्पल आप लोग कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, आम लाइफ में भी एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन भूख पे लोगे, क्योंकि गरीबी की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो ये सही रहेगा। अगर मैं अभी गाड़ियां प्रदान करने लगू तो वो फिर रिलेट नहीं करेगा, ठीक है। और हमारा ये प्रथा चलते हुए तो ये समझ आने के बाद अब ये वाली बातें समझ लीजिए। ये वाला स्लाइड मैंने बोला, इन्होंने दो प्रिंसिपल दिए थे, एक तो इक्वलिटी दी थी, इक्विटी प्रिंसिपल दिया था, इसमें क्या इन्होंने बात की, सबसे पहले क्या आता है, समता सिद्धांत आता है। जेआरएफ मैं प्रदान नहीं करवा सकती ना, जेआरएफ आपको खुद मिल जाएगा। मैं मानती हूँ कि कोई भी चीज, ठीक है, वो वहां पे रखी हुई है, आप ही के नाम से रखी हुई है, लेकिन आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा, ठीक है। वो हमारा प्रथा है। वो जब तक भागता नहीं है ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा था उस टाइम से, हाफ जब टाइम खत्म हो गया तो मेरे को लगा, अरे ये हिल क्यों नहीं रहा है, तब तक ये हिलना शुरू कर दिया, भागना शुरू करता है ना। तो ठीक है, तो इन्होंने समानता का सिद्धांत क्या दिया था, जहां प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के लिए समान स्वतंत्रता के साथ संगत सबसे व्यापक स्वतंत्रता का समान अधिकार होना चाहिए। इनमें राजनीतिक भागीदारी स्वतंत्रता का समान अधिकार शामिल हो। इन्होंने ये बोला है कि सबको समानता प्राप्त होनी चाहिए। साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि राजनीतिक भागीदारी भी होना चाहिए, लोगों को राजनीति में भागीदारी नहीं बना जा रहा था, माओ ने भी यही बोला था, ठीक है। स्वतंत्रता का भी समानता समान अधिकार होना चाहिए। तो ये सब चीजें बात याद रखिएगा। क्लियर है ये। First, there is equality principle, where each person should have equal right and broadest freedom, capable with equal freedom from others. These included equal right to a political participation freedom. क्लियर है, मैं आगे बताऊं। अब देखिए, दूसरा आया डिफरेंस प्रिंसिपल। अब इन्होंने इसमें क्या बोला है, अंतर सिद्धांत में इन्होंने क्या बोला है कि असमानता, इनइक्वालिटी को केवल तभी उचित ठहराया जा सकता है अगर सबसे कम सुविधा प्राप्त लोगों को लाभ होता है तो, ठीक है। इन्होंने पहले तो बात की है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर इंसान को, यह तो याद रखिएगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात इन्होंने की है, ठीक है। और तभी क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए जब इक्वलिटी एक ही शर्त पे होनी चाहिए, जबकि जो सबसे कम सुविधा प्राप्त लोगों को उन चीजों से फायदा हो, तो आप इनइक्वलिटी कर सकते हो। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो दोबारा रिपीट कर देंगे, आप लोग कमेंट कीजिए। The second principle is called the difference principle, where Rawls agrees the inequality can be only justified if they benefit the least advantages. कमेंट कीजिए फटाफट फटाफट।
मुझे पता था, इसीलिए मैंने बोला। देखिए, सिंपल वे में बताऊँ तो बस खत्म, फिनिश। इनइक्वालिटी, ठीक है? इन्होंने बोला कि इनइक्वालिटी, पहले तो इन्होंने बोला कि सबको इक्वल अपॉर्च्युनिटी मिलनी चाहिए, और अगर इनइक्वालिटी कहीं हो रही है, तो उसी शर्त पे इनइक्वालिटी होनी चाहिए जब जो सबसे कम लाभ हो वाला है, क्योंकि सबको लाभ हो रहा होगा, लेकिन जो सबसे कम लाभ वाला है, अगर उसको बहुत लाभ हो रहा है, तो आप इनइक्वालिटी कर सकते हो। मतलब वही एग्जांपल अगर मैं दूं, तो झूठ का दे सकते हैं कि आप झूठ बोल सकते हैं अगर सामने वाले का फायदा हो रहा है, या फिर बोलते हैं ना कि कुछ अच्छा अगर आप करना चाहते हो तो आप झूठ बोल सकते हो। यही वाला बात है यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, ये राइवल्स के लिए है। अब देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि इन्होंने क्या किया था, जैसे मैंने बताया था आगे भी कि इन्होंने जो न्याय का सिद्धांत दिया था, उसके वजह से उनका रीबर्थ हो गया था राजनीति का। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इन्होंने एक बात बोली है, रिवेंस ऑफ जॉन रॉल्स आइडिया। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, बस इसके बारे में बस जानना है और कुछ नहीं। रॉल्स जीवन भर न्याय के सिद्धांत की स्थापना में लगे रहे तथा उन्होंने सामाजिक विषमता से मुक्त एवं समानता आधारित समाज की संकल्पना की थी। मैंने जैसे पहले बता दिया है कि उन्होंने क्या किया था, न्यायपूर्ण समाज की संकल्पना की थी, जिसमें क्या हो, किसी भी वर्ग में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हर वर्ग को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल जस्टिस मिलनी चाहिए, ये जॉन रॉल्स बोलते थे। क्लियर है ये? अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा रिलेट करते हैं भारत के समाज से। तो भारतीय समाज के लिए समानता का विचार अत्यधिक प्रासंगिक है, क्योंकि भारतीय समाज में विविधता, डाइवर्सिटी होने के साथ साथ क्या है, विषमताएं भी है, इनइक्वालिटी भी है। हमारे यहाँ भी तो अभी भी इनइक्वालिटी है, इतनी वृद्धि हो रही है, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में, लेकिन अभी भी इनइक्वालिटी क्या है, पीछा छोड़ने का तैयार नहीं है। सहमत है इस बात से कि नहीं? The idea of inequality is the higher relevant for the Indian society become along with diversity, inequality are also prevalent in the Indian society. अब हम लोग एक बात बताइए, हम लोग, हाँ, अच्छा, आप लोग, अब देखिए, हर टाइम मैं बोलती हूँ कि एज ए प्रोफेसर सोचना है अब, ठीक है? वो कि स्टूडेंट है वो भूल जाइए कि स्टूडेंट, हाँ, हाँ, पीपल एजुकेटेड नहीं है। और देखिए, आप लोगों को कभी ये नहीं सोचना कि अब मैं स्टूडेंट हूँ, एज ए प्रोफेसर, एज ए लेक्चरर सोचिए, और आप कोई भी थिंकर को पढ़िए। ऐसा नहीं है कि अब आपको इतना, आपने थिंकर 40 थिंकर पढ़ लिया, उसके बाद आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। हो सकता है नए थिंकर के बारे में आपको पढ़ना पड़े। तब आप क्या कीजिए कि हम लोग भारत में रहते हैं, तो भारत से रिलेट कीजिए कि आज भी ऐसी चीजें हो रही है भारत में या नहीं हो रही है, तब जाके आप अपनी थ्योरीज, अपनी थिंकिंग दे पाओगे, ठीक है? The ideas of equality is relevant for the Indian society become, along with diversity, inequalities are also prevalent in the Indian society. और ये अभी देखिए, ये स्लाइड ऐसा, ये जरूरी नहीं था, बट ये जरूरी इसलिए है क्योंकि हम लोग को सोचना पड़ेगा ना उन चीजों पे। रॉल्स के अनुसार न्याय सामाजिक संस्थाओं का उसी प्रकार प्रथम सद्गुण है जिस प्रकार सत्य सभी न्याय व्यवस्था का गुण है। अब देखिए, मैंने बोला ट्रुथ, हम सब जानते हैं कि जस्टिस का बेस क्या है, ट्रुथ।
सामाजिक जो भी न्याय होता है, उसमें प्रथम किसको देना चाहिए? सद्गुण को देना चाहिए। उसी प्रकार जब न्याय को ट्रुथ को देता है, ठीक है? बेस क्या रहता है न्याय का? सच्चाई। वैसे ही जो न्याय सामाजिक संस्थाएँ हैं, उसका बेस क्या होना चाहिए? कमेंट कीजिए। According to Rawls, justice is the first virtue of the social institution. In the same way, the truth is the virtue of all justice system. कमेंट कीजिए। क्या हुआ? अब देखिए, सद्गुण होगा, वेरी गुड। अब देखिए, उनका कहना ये है कि कोई भी सिद्धांत चाहे कितना भी आकर्षक एवं लाभकारी क्यों ना हो, वह असत्य होने पर निश्चित ही खारिज और संशोधित कर दिया जाएगा। ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इन्होंने बोला कि अगर असत्य है कोई भी सिद्धांत, ठीक है? कोई भी इंसान दे रहा है, उसको क्या कर देना चाहिए? खारिज कर देना चाहिए या फिर संशोधित कर देना चाहिए। ये नहीं कि अगर वो सिद्धांत आपके लिए गलत है, तो आप उसको क्या करें? उसी पे चलते रहें। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, कोई थिंकर अपना सिद्धांत उस समय देता है जिस समय वो अपनी आस-पास का अवस्था देखता है, ठीक है? लिख लीजिए, लिख लीजिए। अच्छा, हाँ, मैं धीरे-धीरे नहीं बोल सकती ना, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ फिर मैं भूल जाऊँगी। लाइन टूट जाती है ना? हाँ, ये एमन रॉय जैसे विचार रखते हैं, बिल्कुल सही। और ज़ाहिर-सी बात है ना, ये रिलेट कर रहे हैं। अभी मान लीजिए कि कोई भी अगर थिंकर है, वो अपने समय पे कुछ थ्योरीज़ थिंकिंग देता है, क्योंकि वो देखता है कि आस-पास क्या हो रहा है। लेकिन कुछ समय बाद वहाँ की अवस्था ही चेंज हो जाती है। तब अगर वो रिलेवेंट हो रहा है तो रखिए, नहीं तो उसको संशोधित कर दीजिए और अगर संशोधित भी नहीं हो पा रहा है तो उसको खारिज कर दीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे यहाँ भी तो वही होता है ना, संशोधन नहीं होता है। प्रकाश परेशान हो जा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे इतना। गुड। अब रॉल्स ने मानवता को सर्वोपरि माना, ठीक है? उनके अनुसार निरंतर न्याय की भावना ही मानवता है। बिल्कुल। और समय-समय पे आप खुद को नहीं भी बदलिएगा तो समाज बदल जाएगा, चीज़ें बदल जाएँगी। तो आपको उसके अनुसार से अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या बोला कि मानवता सबसे ऊपर है। बिल्कुल सही। इसीलिए मैं इंग्लिश नीचे रखती हूँ ना। तो इन्होंने बोला कि निरंतर न्याय ही क्या है? मानवता है, ये इम्पोर्टेंट है। वे न्याय को मानवता कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानते थे। वो ने जस्ट अच्छा एक बात बताइए, उन्होंने इतनी सारी थ्योरी क्यों दी? मानव के लिए ही दी ना, कि मानव का कल्याण हो सके। उनको इनइक्वालिटी ना झेलनी पड़े, अनजस्टिस उनके साथ ना हो। तो उसी को ये बता रहे हैं। Rawls has considered humanity supreme. According to him, the feeling of constant justice is
humanity. They considered justice important for human welfare. 2 स्लाइड और है, घबराना नहीं है। रॉल्स कहते हैं कि बेशक समाज में न्याय के अलावा भी और गुण हो सकते हैं जिसकी समाज में प्रधानता हो, परंतु इन सब में न्याय जो होगा वो सर्वोपरि होगा। बहुत सारे और भी गुण आ सकते हैं समाज में, लेकिन न्याय को सबसे ऊपर का दर्जा देना है। रॉल्स के मुताबिक, रॉल्स के अनुसार न्याय को सामाजिक संस्थाओं का मुख्य आधार होना चाहिए। अभी उन्होंने बोला ना सद्गुण, न्याय, जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं उसका जो मेन मकसद होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। उसी के अनुसार उनकी सारी चीजें काम करनी चाहिए। क्लियर है ये? Rawls says that the courts a part of justice, there can be other virtues in society, हाँ, which have primacy in the society, but justice the supreme among all this. According to Rawls, justice should be the main basis of social institution. हमारे यहाँ भी हो रहा है और इन्होंने वर्ग संघर्ष को हटाने की बात की है। अब उदाहरण, कानून और संस्थाएं बेशक ही कितनी भी कुशल तथा व्यवस्थित क्यों ना हो, यदि वो अस्थायी होंगे तो उन्हें संशोधित अथवा समाप्त कर दिया जाएगा। इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई भी कानून और संस्थाएं बनती है और वो मानव कल्याण के लिए नहीं होगी, इनजस्टिस होगा वहां पे, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, हाँ, हटा दिया जाएगा। और इन्होंने किसी पे थोपा नहीं है अपनी थिंकिंग को कि मैंने थिंकिंग दे दी तो ये ऐसी ही थिंकिंग रहनी चाहिए। इन्होंने बात की है कि समय के हिसाब से क्या हो सकता है, संशोधन किया जा सकता है, तो इसके वजह से ये थिंकर रेलिवेंट है। हाँ, और वर्ग संघर्ष तो हमेशा चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, नो मैटर हाउ इफिशियंट द एन ऑर्गेनाइज्ड that laws and institutions are, if they are temporary, they have will be modified or abolished. क्लियर है ये? और इसी के साथ खत्म होता है। हाँ, सच में खत्म हो गया। अब मंडे को, एक सेकंड, मंडे को पहले बता दे रही हूँ, यूनिट 3 पर हम लोग शुरू करेंगे। जो भी पहले थिंकर होंगे उनको पढ़ लीजिएगा। यूनिट 3 मैंने बोला ना, पहले यूनिट 2 फिर यूनिट 1, ये 3। अब दोनों जब थिंकर हम लोग पढ़ लेंगे तब हम लोग यूनिट 1 को बहुत आसानी से समझ लेंगे। मुझे भी नहीं पता था ना कि खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यूनिट 1 पढ़ेंगे। अब एक बात बताइए, खुद ही सोच लीजिए कि हम लोगों ने जस्टिस के बारे में इतना पढ़ लिया, तो जब यूनिट 1 में हमको जस्टिस इतना देर का लगेगा, एक क्लास में हम लोग जस्टिस भी खत्म कर देंगे, है ना? हम हो गया 2 फिनिश। हाँ, अब इंडियन आएंगे। अब इंडियन को पढ़ना है और वो और भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हम लोग उनके बारे में जानते हैं, है ना? चलिए ठीक है, सबको गुड नाइट। मंडे को अब लेते हैं क्लास। पीपीटी कल शुभ तक मैं डाल दूंगी 10 बजे तक, ठीक? जो भी क्लास की बाकी 30 और आज की 31 की। गुड नाइट। क्वेश्चन मैं ही करने वाली थी, कहाँ गया? हाँ,
मैंने सर को बोल दिया है, वो जैसे आप लोग का एमसीक्यू टेस्ट होता है ना पेपर 1 का कभी-कभी, वैसे ही शायद सर करवाएँगे वो खुद ही। मैंने उनको बता दिया है कि यूनिट खत्म हो गया है। अब वो सर के ऊपर की वो आप एक बार रामलखन सर से पूछ लीजिएगा ना, कोई इश्यू होगा, ठीक है? मैंने सर को बता दिया है, सर वो खुद ही आप लोग को टाइम बता देंगे, डेट आप लोगों में शो करेगी वो मुझे बता देंगे। मैं आपको बता दूँगी कि इस संडे आप लोग का इस संडे तो हो नहीं सकता क्योंकि अभी खत्म हुआ है, नेक्स्ट संडे आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा। इसीलिए ना अभी तो समय है ना, कल थोड़ी एग्ज़ाम हो जाएगा। चलिए, सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट। जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है सर से बात कर लीजिएगा।